नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिस क्लास की ड्यूरेशन मात्र 5 मिनट होगी और इसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ के अंतर्गत यह हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग यह समझेंगे कि अंग्रेज़ों के आगमन से ठीक पहले भारत की स्थिति क्या थी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग यह समझेंगे कि अंग्रेज़ों के आगमन से ठीक पहले भारत की स्थिति क्या थी। जब अंग्रेज भारत आए तो क्या भारत एक कमज़ोर पिछड़ा देश था? यह सवाल आप अपने आप से पूछिए। क्या अंग्रेज़ों ने भारत बनाया या भारत को तोड़ा? तो इसका जवाब हमें आगे मिल जाएगा। 18वीं शताब्दी का भारत कैसा था जब अंग्रेज़ धीरे धीरे सत्ता में आ रहे थे? तो 18वीं शताब्दी की कहानी में मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है तो उसके बाद मुग़ल साम्राज्य में कोई भी उत्तराधिकारी इतना ताकतवर नहीं था कि मुग़ल साम्राज्य को सेंट्रलाइज केंद्रीकृत कर सके। तो कमज़ोर उत्तराधिकारी था, दरबारी साजिशों का गढ़ बन चुका था और प्रांतीय सूबेदार जो थे अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे। मुग़ल साम्राज्य टूटा जरूर लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि 1858 का एक्ट ला करके बादशाह की मुग़ल साम्राज्य के जो सबसे अंतिम शासक थे उनका पद ख़त्म कर दिया गया। सत्ता का केंद्रीकरण कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि पहले ही आपने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुग़ल साम्राज्य में इतना ताकतवर शासक नहीं होगा जो सत्ता को केंद्रीकृत कर सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पतन शून्य नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका था। जिस तरह हमने बताया कि प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्र हो चुके थे, तो उस समय देखें कि कौन कौन से प्रांत अपने आप को स्वतंत्र होकर अपना शासन पद्धति शुरू किए थे। तो आप यहाँ पर एक फ्री हैंड से भारत के नक्शा को मैं बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में बंगाल प्रांत आ चुका था, इस उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अवध, और यहाँ पर मैसूर, और इन सभी क्षेत्रों में मराठा या पेशवा का नेतृत्व आ चुका था। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो बंगाल मुर्शिद कुली खां का शासन था, अवध शदाअत खां, और मैसूर में हैदर अली, और मराठा जो था वो पेशवा के अंतर्गत फल फूल रहा था। ये शक्तियाँ आर्थिक रूप से मजबूत तो थी ही, साथ ही साथ आपसी एकता का अभाव भी था इनमें। आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए भी ये आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। तो भारत कमज़ोर नहीं था, विखंडित था, डिसेंट्रलाइज्ड था। उस समय की भारतीय इकॉनमी की अगर हम लोग बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा उस समय कपड़ा उत्पादक देश और कृषि प्रधान क्षेत्र से फलीभूत था। वहीं यूरोप भारत से क्या क्या लेकर जाते थे? तो कपड़ा लेकर जाते थे, मसाले लेकर जाते थे, कच्चा माल यहाँ से भारत से यूरोप के देशों में जाया करता था। भारत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी था। सोना और चांदी भारत में आते थे और भारत से कपड़ा, मसाले, कच्चा माल ये सब यूरोप में जाया करता था। दादा भाई नौरोजी की कथनों के अनुसार अगर हम समझना चाहें तो भारत समृद्ध था, शोषण बाद में हुआ था। अगर उस समय की भारत के मिलिट्री और टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारतीय सेनाएं संख्यात्मक रूप से तो बड़ी थीं, लेकिन अनुशासन और आधुनिक प्रशिक्षण की कमी दिखाई देती है। वहीं यूरोपीय सेनाओं में प्रशिक्षण अधिक था, आधुनिक हथियार भी थे और बेहतर रणनीति के साथ वो सुसज्जित थे। अंग्रेजों का जीत का कारण क्या था? तो उनके पास आधुनिक हथियार, टेक्नोलॉजी, संगठित सेना और राजनीतिक चाल में वो सर्वश्रेष्ठ थे, जिसके कारण अंग्रेजों की जीत हुई। अगर निष्कर्ष के तौर पर आज हम समझने की कोशिश करें तो भारत राजनीतिक रूप से विभाजित था, आर्थिक रूप से मजबूत था और सामाजिक रूप से स्थिर था। वहीं अंग्रेज व्यापार के बहाने भारत आए थे और राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन लिखा हुआ है जिसे मैं पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अंग्रेज भारत में इसलिए सफल हुए क्योंकि भारत कमज़ोर नहीं, असंगठित था। जब भी आप असंगठित होंगे तो बाहरी ताकत आप पर प्रभावशाली होंगी और वो जीतने में सफलता अर्जित जरूर करेंगी। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल है कि अगर भारत इतना ही समृद्ध था तो फिर गुलाम कैसे बन गया? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।